नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उन टॉपिकों के संबंध में अगर आपको कोई समस्या रहती है या आप किसी पॉइंट पे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप जो YouTube वीडियो देख रहे हो उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, तो उस कमेंट बॉक्स में आप इसके संबंध में कमेंट किया कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूं। इससे मुझे पता लगेगा कि मैं जो बता रहा हूं वो कितना कारगर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे पहले तो अपने सभी दोस्तों को हमारे इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी इससे जुड़ सके और सबको इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण सूत्र और आवर्धनता। दर्पण सूत्र के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। इसके सूत्र, इसका सूत्र लिखिए। आ जाए दर्पण सूत्र लिखिए या प्रश्न आ जाए दर्पण सूत्र किसे कहते हैं समझाइए। लिखिए, प्रश्न लिखते चलो। प्रश्न है दर्पण सूत्र लिखो। दर्पण सूत्र लिखो। अब इसका आंसर आप लोग लिखते चलो, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ठीक वैसे के वैसे लिखते चलो। टॉपिक डालिए दर्पण सूत्र, लिखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आगे लिखिए यहां v बराबर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, u बराबर बिंब की ध्रुव से दूरी और f बराबर ध्रुव से फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो देखिए ये है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे याद कर लीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक बार मनन कर लो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नीचे लिखेंगे यहां v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, ध्रुव से बिंब की दूरी, और f क्या है, ध्रुव से फोकस दूरी। आपको पता है प्रतिबिंब क्या है, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात में जो इमेज बनेगी वो प्रतिबिंब है। बिंब क्या है, वस्तु जो आप दर्पण में देख रहे हो, जिसका प्रतिबिंब देख रहे हो। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो हम बिंब हो गए और दर्पण के अंदर हमारी जो इमेज नजर आ रही है वो प्रतिबिंब हो गया। और ध्रुव से फोकस दूरी, फोकस दूरी हमको पता ही है कि ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। आगे चलते हैं आवर्धनता, है ना, आवर्धनता। तो आवर्धनता का प्रश्न कैसे बनेगा, लिखते चलो। आवर्धनता का प्रश्न बनेगा आवर्धनता किसे कहते हैं, आवर्धनता किसे कहते हैं। आवर्धनता किसे
कहते हैं। उत्तल एवं, या इसको ऐसा कर लो, पहले अवतल कर लो, अवतल एवं उत्तल दर्पण में आवर्धनता को समझाइए। उत्तल एवं अवतल दर्पण में आवर्धनता को समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का जो जवाब है उसको समझ लो। आप एक बार समझ लोगे, उसके बाद में हम नोट कर लेंगे। देखिए, आवर्धनता का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना। हमारी जो या वस्तु है, मुख्य रूप से वस्तु है, यदि उसका प्रतिबिंब या तो उससे बड़ा नजर आए या उससे छोटा नजर आए, ये कहलाता है उसका आवर्धनता। आपको सर आवर्धनता का मतलब तो बड़ा होना हो गया, छोटा होना कैसे बोला आपने? अरे तो आवर्धनता धनात्मक और ऋणात्मक बोल देंगे। अगर धनात्मक आवर्धनता है तो उसका प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है आकार में, और यदि आवर्धनता ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब बिंब के आकार से छोटा है, वस्तु के आकार से उसका प्रतिबिंब छोटा है, तो ऋणात्मक आवर्धनता। और यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से या बिंब से बड़ा है तो धनात्मक आवर्धनता। तो आवर्धनता आपके समझ में आ गया क्या होता है? लिख लीजिए, है ना। आंसर लिखते हैं। पहले हमारे पास है आवर्धनता किसे कहते हैं, इसका जवाब हम पहले देते हैं। तो आप टॉपिक डालिए आवर्धनता। आवर्धनता, और इसमें लिखना चालू कीजिए। इसमें लिखना चालू कीजिए प्रतिबिंब एवं बिंब, प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धनता कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने जितनी नापी है उसमें बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई का यदि भाग दे दें तो क्या आ जाएगी दोस्तों? आवर्धनता। तो आवर्धनता किसे कहते हैं? प्रतिबिंब से चालू कीजिए। प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। लिखते चलो जैसे बोल रहा हूं मैं। प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। एवं यह किसी दर्पण के द्वारा आवर्धन की क्षमता को व्यक्त करती है। आवर्धन यानी उसको बड़ा करना या छोटा करना। एवं यह किसी दर्पण की आवर्धन की क्षमता को व्यक्त करती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m कौन सा? स्मॉल m। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। उसके आगे लिखिए अतः m बराबर h1 अपॉन h। नीचे लिखिए यहां h1 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई
H बराबर बिंब की ऊंचाई और m बराबर आवर्धनता। इसी तरह सेम आपको लिखना है। पहले आवर्धनता की परिभाषा हो गई, फिर उसमें आपने बता दिया आवर्धनता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आता है m बराबर h1 अपॉन h। यहाँ h1 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। मैंने कहा था आपको उसकी परिभाषा में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई का भाग दे देंगे। भाग का मतलब होता है अनुपात। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? h1। बिंब की ऊंचाई कितनी है? बिंब यानी वस्तु की, जिसको हम देख रहे हैं। बिंब की ऊंचाई कितनी है? h। तो h1 में h का भाग दे दिया तो आवर्धनता आ गई m। नीचे लिख दो यहाँ h1 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, h बराबर बिंब की ऊंचाई और m बराबर आवर्धनता। बिल्कुल क्लियर है। आगे आ जाइए। अवतल एवं उत्तल दर्पण में आवर्धनता को समझाइए। देखिए, अवतल और उत्तल दर्पण में आवर्धनता को समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धनता देखिए, एक चीज समझिए, हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण में आवर्धनता। एक तो आपके आगे की जो बात मैं बताऊंगा, देखो केवल रटने से मतलब नहीं है। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का यह है कि मैं आपको समझा दूं उस चीज को। जब आपके वो चीज अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो आप खुद आंसर बना के लिख सकते हैं। जरूरी थोड़े प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, पर हम आवर्धनता को समझ लें। उत्तल दर्पण में आवर्धनता यानी छोटा या बड़ा करने की कैसे होती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को छोटा या बड़ा करने की कैसे होती है, और वो चीज़ समझ जाएंगे, जैसा प्रश्न आएगा वैसे उत्तर हम दे सकते हैं। हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण में तो एक चीज़ समझ लो पहले, है ना। अवतल दर्पण हम बनाते हैं, ये हो गया अवतल दर्पण। ये इसका क्या हो गया, बोलते जाओ, परावर्तक पृष्ठ। अवतल दर्पण, ये इसका परावर्तक पृष्ठ, और ये हो गया इसका, वेरी गुड, मुख्य अक्ष। अब देखिए, मुख्य अक्ष पर यहाँ इसका है F यानी कि मुख्य फोकस, और यदि ये ध्रुव है, ध्रुव और F के बीच की दूरी फोकस दूरी, और फोकस दूरी का दुगना क्या हो जाएगा, इसका आप दुगना कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2F। ऐसा ही इधर भी होता है, F और 2F। और चूंकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है तो एक ही स्थिति में आएगा। चलो इसको भी देख लो, ये हो गया F और यहाँ हो जाएगा 2F। अब चलो देखिए, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर स्थित है, ये है इसकी वस्तु, ठीक है। समझिएगा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर ये किरण चित्र आपके समझ में आ गया ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा ये चैप्टर आगे के लिए। देखिए, ये वस्तु है या बिंब है, तो वस्तु का जो ऊपरी सिरा है ना, उसको आप ऐसे नोक एरो बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे उस पर। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अवतल दर्पण में समझ रहे हैं, उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार से आएगा। ध्यान से देखिए, जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो एरो है ना, ये नोक है इसकी, इस नोक से किरण चलाएंगे। एक तो ये बात ध्यान रखिए, हम नोक से किरण चलाएंगे। नोक से दो किरणें चलेंगी, एक तो आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समानांतर। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, पहले हम नियम देख चुके हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, बताइए कहां से गुजरती है। हाँ,
मुख्य फोकस से गुजरती है, तो इसका मुख्य फोकस ये है, ये गुजरेगी इस प्रकार से, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। अब जो दूसरी किरण है वो होगी इसकी तिर्यक किरण। तिर्यक किरण कैसी थी याद करो, तिर्यक किरण ऐसी थी, इस प्रकार, और तिर्यक किरण वापस कैसे गुजर रही थी, ये जो आपतन कोण है उसके बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए गुजर रही थी, इस प्रकार। क्लियर। अब देखिए दोनों किरणें परावर्तन के बाद में यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखिए काट रही हैं तो प्रतिबिंब निर्माण होगा यहां पर, जहां काटेंगे वहां नोक बनाएंगे और बाकी की लाइन को सीधा खींच दीजिए, ये प्रतिबिंब बन गया। ये हो गई इसकी H और ये हो गई H1। क्लियर है। तो अवतल दर्पण में आपके समझ में आया कि प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है। दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। ये आपका बिंब है, वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई पर एरो लगाते हैं। एरो का जो नोक है वहां से दो किरणें निकलती हैं। एक किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरकर आगे बढ़ जाएगी। दूसरी वाली प्रकाश किरण होगी तिर्यक किरण, जो कि इसके ध्रुव पर आपतित होगी और यहां से परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेगी, जहां दोनों किरणें आपस में काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। आया था एक बार पहले कि प्रतिबिंब का निर्माण तभी होता है जब कोई सी भी दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं। तो यहां पर ये इसको काट रही है तो क्या बनेगा, यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अब देखिए अवतल दर्पण में आवर्धनता किस प्रकार से होती है। देखिए ये हम 4 बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि अवतल दर्पण में आवर्धनता को निम्नलिखित 4 बिंदुओं में समझाया जा सकता है। निम्नलिखित 4 बिंदुओं में समझाया जा सकता है। पहला बिंदु जब m कैसा हो, ऋणात्मक, m कैसा हो, ऋणात्मक, और साथ में हो आपके v का मान अधिक हो, किससे, u से, v का मान अधिक हो u से। तो अब देखिए m ऋणात्मक है, v का मान अधिक है u से। तो इसमें देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या, जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब होगा आपके उल्टा, और इसमें देखिए प्रतिबिंब बड़ा है, उल्टा, और बिंब से बड़ा, उल्टा होगा, बिंब से बड़ा होगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। तो जब m ऋणात्मक होगा, साथ में v का मान अधिक होगा u से, तो क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट देखिए दूसरी स्थिति, स्थिति नंबर 2, m ऋणात्मक, साथ में v बराबर है u के। v किसके है, v बराबर u के। तो देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसा होगा, इसमें प्रतिबिंब होगा, इसमें भी उल्टा बनेगा, इसमें भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और साथ में क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार
बिंब के बराबर होगा, बिंब के बराबर होगा। तीसरी स्थिति आ जाइए। तीसरी स्थिति है m है आपके ऋणात्मक, m ऋणात्मक और v का मान छोटा है u से। तो v क्या है? प्रतिबिंब। और u क्या है भाई? v क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। u क्या है? बिंब की ध्रुव से दूरी। तो देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा, वही बात है पहला ही जैसे उल्टा। भाई जहां भी ऋणात्मक आएगा m का मान, वहां प्रतिबिंब उल्टा ही होगा। और कैसा होगा? ये प्रतिबिंब उल्टा और बिंब से छोटा। ये चिन्ह देखिए आप, जो बड़ा चिन्ह है बड़े की तरफ होता है, छोटा नोक छोटे की तरफ होता है। तो बड़ा भाग किसकी तरफ है? u की तरफ। तो u बड़ा है v से, तो उल्टा होगा। साथ में प्रतिबिंब कैसा होगा? बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। अब एक चीज कॉमन है जो तीनों में आपको लिखनी है। देखिए जब भी m ऋणात्मक है, m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। और हमने 4 स्थितियां इसमें हैं, 4 स्थितियां हम देखेंगे। 4 स्थितियों में से 3 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें m का मान ऋणात्मक है, और उस स्थिति में जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक होगा। तो आप तीनों चीजों के अंदर एक बात जोड़ दीजिए, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक, वास्तविक। ठीक है। अब देखिए चौथी स्थिति। चौथी स्थिति है हमारे पास जब m का मान कैसा हो? धनात्मक। जब m कैसा हो? धनात्मक। अब देखो जब m धनात्मक है तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति हो सकती है? जब m धनात्मक है, m धनात्मक यानी प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब सीधा। और अवतल दर्पण में हमने देखा था, आपको याद हो तो पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि एक ही स्थिति ऐसी है जब इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये स्थिति। यानी कि जब m का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा और बिंब से बड़ा, और आभासी। आभासी, आभासी कैसे भाई? जो प्रकाश की किरण दर्पण पर यहां पर गिरेगी, उसको आगे की ओर बढ़ाने पर, आगे की ओर बढ़ाने पर यह किरण मुख्य फोकस यानी दर्पण के बाद में मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए प्रतिबिंब बनता है दर्पण के बाद में। वो कैसा होता है? आभासी। कैसा होगा? आभासी। तो ये 4 प्रकार हो गए अवतल दर्पण की आवर्धनता से संबंधित। अब दोस्तों अगला टॉपिक बचता है हमारा उत्तल दर्पण में आवर्धनता। अब उत्तल दर्पण में आवर्धनता हम देख लेते हैं। तो ये जहां तक मैं मानता हूं क्लियर है आपके, और क्लियर है तो थम्स अप, थैंक यू। देखिए अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में आवर्धनता। तो दोस्तों जैसे जैसे आपको लगे कि मजा आ रहा है तो थम्स अप करते चलिए अपनी, और साथ में अपनी एक स्माइल देते चलिए। आपकी स्माइल और थम्स अप दोनों मुझ तक पहुंचेंगे।
तो स्माइल तो हमेशा रखिए चेहरे पर। देखिए नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में आवर्धनता। उत्तल दर्पण में आवर्धनता। उत्तल दर्पण में आवर्धनता। तो ध्यान दो दोस्तों, इसको समझने के लिए देखिए उत्तल दर्पण हम बनाते हैं, ये हमने बनाया उत्तल दर्पण, ये इसका क्या है परावर्तक पृष्ठ, ये इसका क्या है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ये क्या हो गया इसका F, इधर भी क्या है F। चलिए अगर हम माने वस्तु को यहाँ पर वही दो किरण चलेंगी, पहले वाले एक किरण चलेगी समानांतर, या एरो से किरण चलाएंगे आप, एक तो चलेगी समानांतर। समानांतर है क्या, चलो इसको समानांतर कर देते हैं। हाँ एक तो चलेगी इसके समानांतर, दूसरी चलेगी तिर्यक, ये इस प्रकार से। अब चूंकि ये दर्पण क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा। क्या करेगा, फैलाएगा। ये इस प्रकार से है, इससे टकराकर किरण जाएगी इस तरह से, ठीक है। और ये किरण तो सबको पता है बराबर का परावर्तन कोण बनाते हुए निकलेगी। पर देखिए दोस्तों, ऐसे तो किरणें आपस में मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं तो प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। लेकिन देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता ये है कि हम उत्तल दर्पण में होता ये है कि ये जो परावर्तित किरण है इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो क्या होता है, ये मुख्य फोकस से होकर दोस्तों गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और इस किरण को भी आगे बढ़ाएं तो ये किरण इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई नजर आती है और प्रतिच्छेद करती है। जहां प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हो गई H, ये हो गई H1। क्लियर। तो देखिए ये प्रतिबिंब बन गया। दोबारा देखिए, उत्तल दर्पण है, वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई में जहां लास्ट है वहां एरो लगाएंगे, एरो से दो किरणें निकलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी ध्रुव की ओर तिर्यक। जो समानांतर निकलेगी वो परावर्तन के बाद में इसके मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, सीधी सी बात, वही नियम है। और जो तिर्यक है उसको परावर्तन के बाद में आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगी। और जब इस बढ़ती हुई किरण को आगे की ओर हम बढ़ाएंगे तो ये पहले वाली किरण से प्रतिच्छेदित करेगी, जहां प्रतिच्छेदित करेगी वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसीलिए इस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। जैसा कि नजर आ रहा है ये आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, कैसा होता है, सीधा। कैसा होगा, सीधा। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, m बराबर धनात्मक, m बराबर धनात्मक। और प्रतिबिंब कैसा होगा, बताओ दोस्तों, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा सीधा और वेरी गुड आभासी और बिंब से छोटा।
बिंब से छोटा, ठीक है, बिंब से छोटा होता है। तो ये आपके क्लियर है, क्लियर है तो प्यारी सी स्माइल और साथ में थम्स अप, ताकि आगे वाला टॉपिक और भी बेटर तैयार करके मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों इसी प्रकार साथ साथ चलते रहो, जम के पढ़ाई करते रहो और चेहरे पे स्माइल बना के रखो, ठीक है। थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।